नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 से 11 मई तक रहेंगे इजराइल के दौरे पर। कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में कृषि मंत्री होंगे शामिल। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरा दबाव क्षेत्र चक्रवात तूफान आसनी में बदला। रविवार शाम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विभाग मक्का की फसल का बीज करा रहा है उपलब्ध। किसानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला बीज दिया जा रहा है सब्सिडी पर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 से 11 मई तक इजराइल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान तोमर कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का दौरा भी करेंगे। वे इजराइल के मंत्री एवं प्रमुख लोगों के साथ बैठक करेंगे तथा कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तोमर 9 मई को सुबह इजराइल में ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर एरिया का दौरा करेंगे। तत्पश्चात वे नेटफिम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, जहां गन्ना और कपास के अलावा धान की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई के उपयोग सहित सूक्ष्म और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली अपनाई जा रही है। तोमर इजराइल निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान का दौरा करेंगे तथा शाम को इजरायली एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री 10 मई को सुबह कृषि अनुसंधान संगठन वोल्कानिक का भ्रमण करेंगे, जहां पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कार्यक्रम के भारतीय प्रतिभागियों से मुलाकात भी करेंगे। तोमर ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रदर्शन भी देखेंगे। तोमर नेगेव रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सब्जियां उगाने वाले भारतीय मूल के किसानों के स्वामित्व वाले बेयर मिल्का ओन में डेजर्ट फार्म का भ्रमण करेंगे। इस दौरान कृषि विस्तार व फार्मर्स आउटरीच फॉर अप्लाइड रिसर्च पर रमत नेगेव कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ तोमर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा वार्ता की जाएगी। 11 मई को सुबह इजराइल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओडेट फोरर के साथ तोमर की बैठक उनके मंत्रालय में होगी। इसी दिन दोपहर तोमर माशव कृषि प्रशिक्षण अध्ययन केंद्र का दौरा करेंगे। और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र तेज होकर अब एक चक्रवाती तूफान आसानी में बदल गया है। 10 मई को इसके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों तक पहुंचने के आसार हैं, जिससे पूर्वी तट के राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर डिप डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इस बीच चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम कार्यालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ने तथा पर्यटन संबंधी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का सुझाव दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का कृषि विभाग किसानों को उनके गांव में घर घर जाकर सब्सिडी दरों पर मक्का की फसल का बीज उपलब्ध करा रहा है। किसानों को कृषि विभाग पुंछ की तरफ से सब्सिडी पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला बीज मिल रहा है, जिससे किसान काफी खुश हैं। जो स्टोर हमने यहाँ पर खोला हुआ है सीड का, ये हमारा सीजन स्टोर है, जहाँ पर हम लोगों को सब फार्मर को बुलाते हैं, जहाँ पर बुला के सबको हम सब्सिडी पे जो हमारे पीछे गवर्नमेंट की तरफ से आती है उस हिसाब से हम इन सबको हम सीड प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम मतलब कि सीजन टू सीजन जो सीड होता है हमारे पास, जैसे गंदम का होता है, वेजिटेबल होता है, वो सब सीड हम इनको टाइम टू टाइम देते हैं। आज हम इनको मक्की का बीज दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो सीज है अर्ली वैरायटी है खरीफ की, वो इस वक्त सोइंग टाइम है हमारा। जो दूर दूर के इलाके वहाँ पर लोग जो इस वक्त ये मक्की मतलब बीजते हैं जहाँ पर, इसलिए हमने ये डिपार्टमेंट से बीज सीड लेकर जनरल स्टोर से जहाँ पर हमने रखा हुआ है गाँव में, जहाँ पर हम फार्मर को बुलाते हैं तो उनको हम सीड दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फार्मर है हमारे कोई बेचारे परेशान ना हो, कहीं खजल, इसलिए हम उनको टाइम जहाँ पर सीड दे रहे हैं
उसको बेचारे कहीं पुंछ में कहीं उनको जाने के लिए आगे पीछे परेशानी ना बने या कुछ ना बने, इसलिए हम ये सीड गांव में लाते हैं और जहां पर हम इनको ये बीज टाइम टू टाइम दे रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार किसानों के हालात बदले इसके लिए प्रयास कर रही है। किसानों को मिल रही सरकारी मदद से पुंछ के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ हमारे टाइम टू टाइम हमें जो है ना मक्की का जो ये बीज मिलता है, इस पर सब्सिडी होती है और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो हर साल हम नया बीज लेकर जो है वही डालते हैं खेतों में, तो उससे हमारी फसल जो है वो अच्छी होती है। तो ये हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमें टाइमली जो है वो सीड मिलते हैं। एक मक्की के ही नहीं, अलग अलग सब्जियों के भी मिलते हैं और धान के और दूसरे वेजिटेबल्स के अलग अलग। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि टाइमली हमें ये सब लोगों को अवेयर भी करते हैं, गरीब लोगों को घर घर तक पहुंचाते हैं और इसका हम बड़े धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर मक्की जो है हमारी जो हर साल में महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जो हमें देता है, और ये बड़ी हमारी खुशबख्ती है कि हमें सब्सिडी पे ही मिलती है। गरीब लोग किसान हैं उन्हें ये सब्सिडी पे दस्तयाब होती है और अच्छा बीज है, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी ज़रात के जो बीज हैं वो भी हमारे ये सरदार जी जो यहाँ पर आते हैं, ये आके देते हैं लोगों को, यहाँ पर कैंप वगैरह लगाते हैं, तो उनसे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो हमारी ये डिपार्टमेंट से ये भी एक गुजारिश रहेगी कि इस खासकर ये मक्की का जो अब सीज़न आने वाला है, इसमें अगर किसी किस्म की दवाई वगैरह कोई ऐसे हो जिससे वो कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो मक्की को तबाह करती हैं, या फिर कुछ ऐसी बूटियाँ या कुछ ऐसे जो मक्की के अलावा चीज़ें जो पैदा होती हैं ज़मीन में, उसको ख़त्म करने के लिए भी हमें कोई ऐसी दवाई जो है इनके थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमें यहाँ पर मिले। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कुलबीर सिंह जी जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम जैसे वो मक्की में हो जाती है घास फूस वगैरह जैसे ताली कहते हैं, उसके लिए दवाई होनी चाहिए। बाज़ार से मिलती है लेकिन वो अच्छी नहीं मिलती है, उसमें हमें धोखा हुआ है बहुत बार। और इसके लिए कोई अच्छी दवाई अगर एग्रीकल्चर से मिल जाए, बीज बहुत अच्छा है। जैसे मैंने डबल टैक भी इस्तेमाल किया है और ये 4794 भी, ये बहुत अच्छी रही मेरे पास। और अब बात कश्मीर की। सरकार ने कश्मीर कला को बढ़ावा देने और श्रीनगर शहर के कारीगर समुदाय के उत्थान के लिए क्राफ्ट सफारी टूर का एक और संस्करण आयोजित किया है। पुराने जमाने की समृद्ध कश्मीर कला को बढ़ावा देने और कारीगरों के हाथ के सुनहरे काम को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट सफारी टूर ठीक से चल रहा है। यहाँ के कारीगरों की अनूठी और अद्भुत हस्तकृतियां दुनिया भर में मशहूर हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है। लेकिन पिछले 30 वर्षों के विद्रोह और समग्र रूप से अशांत वातावरण के लिए कश्मीर कला और कारीगर समुदाय को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए पुराने जमाने की समृद्ध शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने क्राफ्ट टूर या क्राफ्ट सफारी वॉक नाम की एक अनोखी गतिविधि पुराने श्रीनगर शहर में, जिसे शहर खास के नाम से जाना जाता है, में शुरू की है। पुराने श्रीनगर शहर में इस प्रकार की कलाकृति गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं और अधिकतम कारीगर यहीं रहते हैं। इस क्राफ्ट सफारी का आयोजन श्रीनगर स्थित खानका मौला हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी के ऐतिहासिक दरगाह और हस्तशिल्प विभाग द्वारा किया गया था। से चाहता था कि ये क्राफ्ट के लिए ऐसा कुछ हो। अनफॉर्चुनेटली हालात की वजह से कभी ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज ही हो रहा है। मैं वेलकम करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अर्जन की एक पहचान हो चुकी है। हैंडीक्राफ्ट को बहुत काम कर रहे हैं ये, खुसूसन शुक्र अल्लाह का कि महमूद साहब हमारे डायरेक्टर आए हैं और ये ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारी पहचान है। इसको अब यूनिसेफ ने भी इसको अब मान्यता दी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से और हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि आपको पता ही है एज यू सेड कि ये एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है हमारा यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स और यू मे सी फ्रॉम सम टाइम ये क्राफ्ट दिन ब दिन मर रहा है, लोग इसको परस्यू नहीं कर रहे हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों का समझने का कि गैप कहाँ पे है, आर्टिजन्स की कौन सी मसले मसाइल हैं और क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, कहाँ पे गैप्स है, सो दैट इट कैन बी वर्कड आउट। गुजरात के नवसारी जिले के बासंदा तालुका के लोग राज्य में हो रही सबसे ज्यादा बारिश के बावजूद भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
बारिश के मौसम में 100 इंच से ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत है। हम बात कर रहे हैं वासंदा तालुका के कणुधा गांव की, जहां पीने का पानी लाने के लिए लोगों को 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वो भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो कुछ गांवों में डूंगर के नीचे अपनी जान हथेली में लेकर पानी के लिए जाना पड़ता है। गुजरात सरकार के द्वारा अलग अलग योजना के द्वारा लोगों के लिए काफ़ी बड़े बड़े पैकेज जाहिर किए जाते हैं, लेकिन क्या उन पैकेजों के जरिए लोगों के लिए पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो सकता? आज कणधा एवं उसके आसपास के गांवों के लोगों की हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सुबह और देर शाम तक रोजाना 3 से 4 घंटे का समय पानी भरने में लग जाता है। पानी भरने के बाद उनको अपनी रोजी रोटी के लिए भी जाना पड़ता है। यहाँ पानी की आज़ादी का 75 साल बाद भी वही के वही समस्या है। जो पानी के लिए पशु से के बेहतर पानी आज यहाँ का आदिवासी भाई पानी पी रहा है। इस पानी के लिए सुबह शाम 2-2.5 किलोमीटर जाके पानी के लिए वलखा मार रहा है, फिर पानी मिलता है वो भी पीने लायक नहीं मिलता है। असम डिब्रूगढ़ के युवा किसान मक्का, कोहड़ा, मिर्च की रुपाई की है। उन्हें आशा है कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन खेती के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना भी पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि उन्हें बहुत बड़ा सहारा देती है, पर इस योजना से उन्हें किस्तें नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिब्रूगढ़ के युवा किसान देव चौहान खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने मौसम को देखते हुए मक्का, कोहड़ा, मिर्च की रुपाई की है। उन्हें आशा है कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन खेती के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को प्रदान की गई सुविधाओं से उन्हें खेती करने में काफी सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि उन्हें बहुत सहारा देती है, पर इस योजना से उन्हें किस्तें नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा किसान देव चौहान बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें 8 किस्त में 2-2 हजार रुपए मिले, जिससे वे खेती के लिए खाद, बीज और अन्य कार्यों के लिए खर्च करते हैं। लेकिन अचानक ही उन्हें अन्य 3 किस्तें नहीं मिली, जबकि इस संबंध में गांव बढ़ा की तरफ से मांगे गए सभी दस्तावेज उन्हें दे दिए गए, पर अभी तक उनके अकाउंट में कोई राशि नहीं मिली है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि जो किसान के लिए जो दे रहे हैं, वो तो किसान के लिए बहुत सुविधा होता है। और हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान के लिए मैंने वो 2000 रुपया आपको मिलता है 90 दिन में, वो आपको 3 महीना में मैंने मिलता है। वो तो किसान के लिए बहुत सुविधा होता है। बहुत ऐसा किसान है जो वो लोग मैंने अपना जो 2000 रुपया में वो लोग जैसे गोबर हो गया, हार हो गया, ये सब वगैरह वो लोग मैंने खरीदने सकते हैं। हमको तो 8 किस्ती जैसा मिला है अभी, और 3 किस्ती बाकी है। मैंने वो मिल जाने से बहुत ही सुविधा होगा हम लोग के। युवा किसान महेश कर्मकार भी दुखी है, क्योंकि उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कई किस्तें नहीं मिली हैं, जबकि खेतों की जुताई और रुपाई का काम शुरू हो चुका है। यदि उन्हें राशि मिल जाती तो उन्हें खेती की सामग्री खरीदने में सुविधा मिलती। पहले मिला था, अभी तो धर ले जनवरी से नहीं मिला अभी तक, लेकिन अभी मिल जाने से हम लोग का अच्छा होता था। खेती का सीजन है और अभी मिल जाता तो हम लोग का थोड़ा और सुविधा होता। खेती में ट्रैक्टर लगाना पड़ता है खेत का, वही चीज़ हम लोग करते हैं ऐसा मिलने से। डिब्रूगढ़ के जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 8 किस्तें प्रदान की गई, उन्हें अन्य किस्तें भी मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का फर्जी तरीके से कई अन्य लोगों के लाभ उठाए जाने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद इस योजना के लाभार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत गाँव बढ़ा के जरिए किसानों के दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। यदि कोई सही प्रार्थी है तो उन्हें इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। संभवतः कुछ दिन इस प्रक्रिया में लग सकता है। पीएम किसान के अंतर्गत अगर उनको इंस्टॉलमेंट मिला है तो दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है, जो आने वाला इंस्टॉलमेंट है, वो भी उनको ज़रूर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये बैंक का उनका अकाउंट का वो IFSC कोड लेके, या कभी उनका KYC क्लियर नहीं होने के कारण कभी कभी इंस्टॉलमेंट रुक जाते हैं।
उसके अलावा हमने एक वेरिफिकेशन किया है ऑल दी पीएम किसान जितना भी बेनिफिशियरीज है उसमें से जेन्युइन और नॉन जेन्युइन को डिटरमाइन करने के लिए हमने एक वेरिफिकेशन किया है। तो उसमें काफ़ी लोगों का नॉन जेन्युइन भी हमको पाया गया है। तो जो नॉन जेन्युइन है उनको तो वो लिस्ट से काटा जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि रुक जाने से वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड का दौरा किया और वहां चलाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में झांसी पहुंचे सीएम योगी ने यहां पेयजल योजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री चिरगांव के दुलारा गांव में निरीक्षण करने पहुंचे। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या है भाव। भारत में कॉफी की दो किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती की जाती है। देश में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। देश के छोटे किसान रोबस्टा कॉफी को उगाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें अधिक उपज और रखरखाव की लागत कम आती है। भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कॉफी का 83% उत्पादन होता है, जिसमें 70% हिस्सेदारी सिर्फ कर्नाटक की है। कर्नाटक के कोडागु जिले को कॉफी की खेती का हब कहा जाता है। वहीं बात कॉफी की पैदावार की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ सकती है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। यूएसडीए की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। कॉफी का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत उत्पादित कॉफी का लगभग 80% वैश्विक बाजार में निर्यात कर रहा है। वहीं इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के बाजार में ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, होंडुरस और इथियोपिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करता है। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में $2.70 करोड़ मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात $2.85 करोड़ का हुआ था।
भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना में करता है। आपको बता दें कि एपीरा साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार और ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4,98,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,13,20,000 टन रही थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। मिर्च और टमाटर में इस समय थ्रिप्स का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए किसान नीम के तेल का स्प्रे करें। बैंगन की फसल में भी सफेद मक्खी को रोकने के लिए किसान नीम के तेल का छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन धान की सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी जमा रखें। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हरी खाद की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान रोटावेटर से अपने खेत की जुताई करें। साथ ही इस गर्म मौसम में सब्जियों और फलों की समय पर सिंचाई करें। टमाटर, मिर्च और बैंगन में पत्ती लपेटक की संभावना रहती है, तो इसमें जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। इस समय किसान खरीफ प्याज की बुआई भी कर सकते हैं, जिसके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के लातूर और औरंगाबाद में किसान सोयाबीन की कटाई और हल्दी की खुदाई कर लें। अंगूर की बेलों की छटाई जारी रखें। साथ ही सभी सब्जियों की सिंचाई करें। भिंडी में कीट से बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों को इस्तेमाल करें। वहीं कोल्हापुर और सतारा में धान, सोयाबीन और सूरजमुखी की कटाई, प्याज और मूंगफली की खुदाई करें। यहाँ आम के तैयार फलों को भी तोड़ लें। साथ ही पीढ़ी गन्ने में मिट्टी चढ़ा दें। गन्ने को तना छेदक से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा। एनईपी 2020 के लॉन्च होने के बाद से 2 वर्षों में लागू होने से नीति के तहत निर्धारित पहुंच, इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहलों का किया गया है शुरू। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए है विशेष प्रयास।
बद्रीनाथ धाम रविवार सुबह भक्तों के दर्शन हेतु खोला गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा बद्रीनाथ धाम। श्रद्धालुओं में 4 धाम की यात्रा को लेकर है काफी उत्साह। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के द्वार पहुंची उत्तराखंड की महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य गान कर अपनी खुशी का किया इजहार। गुजरात के केवड़िया में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की बैठक में कोविड से हुई मौत के आंकड़ों पर WHO का अनुमान खारिज। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। मथुरा जिले के नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। कार में सवार 7 लोगों की मौत, 2 जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया शोक। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 की मौत। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में हुई मौतों पर शोक किया व्यक्त। और आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 से 11 मई तक रहेंगे इजराइल के दौरे पर। कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोल में सम्मेलन में कृषि मंत्री होंगे शामिल। की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरा दबाव क्षेत्र चक्रवात तूफान आसनी में बदला। रविवार शाम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विभाग मक्का की फसल का बीज करा रहा है उपलब्ध। किसानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला बीज दिया जा रहा है सब्सिडी पर। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। साता आसमान और आफत में बेजुबान, भीषण गर्मी और जोखिम में पशु की जान। लू लगने से कहीं पशु न हो जाएं कमजोर। कैसा हो प्रबंधन, करें इस बात पे गौर।